डेजा वू ए साइंस फिक्शन फिल्म जिसका मतलब होता है पहले भी हो चुका है और यही इस मूवी का टाइटल भी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूएस नेवी के बहुत सारे ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स अपने अपने परिवार के साथ एक फेरी यानी शिप में जा रहे होते हैं। तभी एक क्रू मेंबर को एक गाड़ी में से कुछ आवाज आती है। वो चेक करने के लिए जाता है और देखता है कार की नंबर प्लेट गायब है और उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स भी हैं। वो कुछ कर पाता है इससे पहले ही वहाँ बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबके सब मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट में लगभग 543 लोगों की जान चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एटीएफ के ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम डग होता है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम डग को एक दूसरे ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बताता है रिवर के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो लगभग 50% जल चुकी है। बट इसमें एक बहुत अजीब बात होती है। तो दूसरा ऑफिसर डग को बताता है इस डेड बॉडी के लिए कॉल उन्हें 10:42 पे आया था बट फेरी में ब्लास्ट 11:42 पे हुआ था। ये सुनकर डग काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है एक आर पहले इस लड़की की बॉडी जली कैसे। साथ ही उसे ये भी पता चला था एटीएफ ऑफिस में उसके लिए एक लड़की का कॉल आया था जो उसके बारे में पूछ रही थी। इन दोनों लड़कियों में क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। डग इन्वेस्टिगेशन करने उस मरी हुई लड़की के घर आता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है उस लड़की का नाम क्लेयर है। इसे पहले अगवा किया गया था और उसकी डेड बॉम्ब ब्लास्ट होने से लगभग 2 घंटे पहले हो चुकी थी और इसे जलाकर जानबूझकर पानी में फेंक दिया गया जिससे ऐसा लगे कि इसकी मौत भी बॉम्ब ब्लास्ट में हुई हो। वो पता लगा लेता है इस लड़की की गाड़ी भी गायब है और समझ जाता है एक्सप्लोसिव्स को भी उसी गाड़ी में लाया गया होगा। डग ये सारी बातें एफबीआई ऑफिसर्स को बता देता है जो इस केस की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है फेरी डिजास्टर। और एफबीआई डग से इम्प्रेस होकर उसे भी साथ काम करने के लिए ऑफर करती है। डग मान जाता है। उसे ये भी पता चलता है इस ब्लास्ट में उसके एक फ्रेंड लेरी की भी डेथ हो गई है जो एटीएफ में उसका पार्टनर भी था। नेक्स्ट सीन में डग एक जगह आता है जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स भी लगे होते हैं। उसे पता चलता है सब लोग एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्नो वाइट, जिसकी मदद से वो लोग 4 दिन पहले का फुटेज देख सकते हैं और सबकी बातें भी सुन सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप पास्ट में 4 दिन पहले की कोई भी एक्टिविटी देख सकते हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इस प्रोजेक्ट का नाम होता है सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जो एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी होती है। पर इसमें बस एक खामी होती है, इसकी फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब एक सेकंड की फुटेज आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी और ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एफबीआई का सीनियर ऑफिसर जिसका नाम पॉल होता है वो डग से पूछता है उन्हें कहाँ की फुटेज देखनी चाहिए जिससे बॉम्ब ब्लास्ट का पता लगाया जा सके। डग उस पर आंसर देता है क्लेयर के घर की। क्लेयर वही लड़की होती है जिसकी डेड बॉडी रिवर के पास मिली थी। तभी वहाँ सब लोग मशीन सेट करने लगते हैं और 4 दिन पहले क्लेयर के घर के पास जो भी एक्टिविटीज हुई थी उसे सैटेलाइट से रिक्रिएट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में फुटेज रेडी हो जाती है। क्लियर को सबसे पहले अपने एक्स फियोंसे एलन से बात करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सारे लोग क्लियर की एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी डग देखता है उस पास्ट टाइमलाइन वाली क्लियर को सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो आवाज भी लगाती है और ये बात अपनी डायरी में नोट कर लेती है। ये फुटेज देखते टाइम डग वहाँ सबसे पूछता है क्या क्लियर हमें देख सकती है। इस पर पॉल उसे जवाब देता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्लियर एक बार में होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो अपनी एक्सयूवी कार की डिटेल्स कॉल पे किसी को बता रही होती है। दरअसल क्लियर ने OLX पर अपनी कार सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला होता है और ये कॉल उसी बॉमर का होता है जिसने फेरी में ब्लास्ट किया था। पर वो क्लियर को ऐसा शो करता है जैसे उसे गाड़ी खरीदनी है, इसलिए क्लियर उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है। ये फुटेज देखने के बाद सारे एफबीआई एजेंट्स की टीम उस बॉमर को सर्च करने में लग जाती है। वो लोग उसका पता लगा लेते हैं। उसे ट्रैक करते हुए पता चलता है उस बॉमर के पास एक बैग भी होता है। डग पूरी टीम को उस बैग को स्कैन करने के लिए कहता है और पता चलता है ये वही बैग है जो फेरी में भी मिला होता है। और ये बात 100% कंफर्म हो जाती है, ये वही आदमी है जिसने फेरी में बॉम्ब प्लांट किया था। वहीं डग जब फुटेज देख रहा होता है वो लेजर लाइट को क्लियर की ओर चलाता है और क्लियर भी उस लाइट की तरफ देखने लगती है। इस पर डग समझ जाता है यह कोई फुटेज नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्लियर उस लाइट को कैसे देख पाती। डग इस चीज से नाराज हो जाता है और अपनी टीम से पूछता है उसे सच जानना है ये सब कैसे हो सकता है। तभी एक एजेंट उसे बताता है हाँ ये सच है, ये सिर्फ थर्मल इमेजेस या एक नॉर्मल फुटेज नहीं है बल्कि रियलिटी है जो पास्ट टाइमलाइन में चल रही होती है। डग उस एजेंट से पूछता है तो क्या वो जिंदा है। इस पर वो एजेंट जवाब देता है हाँ वो जिंदा है लेकिन पास्ट टाइमलाइन में। यहाँ में पता चलता है कि डग को क्लियर से लव अट्रैक्शन होने लगता है। वो अपनी टीम से पूछता है क्या कोई पास्ट टाइमलाइन में जा सकता है। इस पर वही एजेंट उसे बताता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ जाने के बाद सब मर जाते हैं, कोई जिंदा वापस नहीं आता, सबकी हार्ट बीट रुकने लगती है। लेकिन पास्ट टाइमलाइन में किसी मैसेज को भेजा जा सकता है। इस पर डग अपनी टीम से कहता है पास्ट में उसके पास एक मैसेज भेजो जिसमें उस फेरी ब्लास्ट के बारे में वार्निंग लिखी हो और उसकी टीम ऐसा ही करती है। पर वो मैसेज डग को ना मिलकर उसके फ्रेंड लेरी को मिल जाता है।
वो बॉमर को पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर बॉमर उसको घायल कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर ले आता है। वो गाड़ी को दूर ले आने लगता है और उनके रडार से बाहर जा रहा होता है। तभी डग उस सर्वाइलेंस टेक्नोलॉजी की रेंज वाली मशीन को अपनी गाड़ी में डालकर उसी जगह जाने लगता है जहाँ वो बॉमर लेरी को लेकर जा रहा था, जिससे बॉमर उनके रडार से बाहर न जा सके। वो आदमी एक जगह आता है और लेरी को मार देता है। डग अपने फ्रेंड के लिए बहुत दुखी होता है, पर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में होते हैं। डग ने जो मैसेज भेजा होता है पास्ट में, उस वजह से लेरी के मौत की वजह चेंज हो जाती है। वहीं FBI उस बॉमर की सारी डिटेल्स स्कैन करके निकाल लेती है और उस आदमी के घर जाकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस लगभग सॉल्व हो जाता है। पूछताछ के दौरान वो आदमी अपना नाम केरल बताता है और वो एक साइको होता है। उसने आर्मी में और नेवी में अप्लाई किया था, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिस बात से चिढ़कर उसने फेरी में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अगले सीन में दिखाते हैं डग एक FBI एजेंट को कॉल करता है। वो पास्ट में जाकर फेरी ब्लास्ट को होने से रोक देना चाहता है। एजेंट उसको बताता है इसमें बहुत रिस्क है और जो भी पास्ट टाइमलाइन में जाता है उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, पर डग उससे कहता है वो पास्ट में डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएगा जिससे उसकी जान बचाई जा सके। वो जैसे तैसे उस एजेंट को मना लेता है और पास्ट में चला जाता है। हालांकि FBI के सीनियर ऑफिसर्स ने उसको इसकी परमिशन नहीं दी होती है। सीन शिफ्ट होता है, डग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी हार्ट बीट रुकने लगती है और वो लगभग मरने ही वाला होता है, पर डॉक्टर्स उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचा लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। डग सबसे पहले क्लेयर के पास जाता है और उस बॉमर से उसकी जान बचा लेता है, पर वो बॉमर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो क्लेयर को लेकर गाड़ी में निकल जाता है और रास्ते में उसे बताता है वो बॉमर फेरी में ब्लास्ट करने वाला है और हमें इसे रोकना होगा। क्लेयर डग से कहती है उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन डग कहता है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट है उस ब्लास्ट को रोकने के लिए और पुलिस इतनी देर में कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ हम देखते हैं डग उस बॉमर से फाइट करने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया होता है। उसके बहुत खून भी निकल रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है पहले क्लेयर के घर जाकर ड्रेसिंग करेगा, फिर उस बॉमर को रोकेगा। वो क्लेयर को लेकर उसके घर जाता है। इस पर क्लेयर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि क्लेयर के घर का एड्रेस डग को पता होता है, क्योंकि वो फ्यूचर टाइमलाइन में पहले ही उसके घर जा चुका था। क्लेयर उसको ड्रेसिंग में हेल्प करती है, पर डग को सारी चीजें पहले से पता होती हैं कौन सी चीज कहाँ रखी है। यह देखकर क्लेयर काफी शॉक हो जाती है और उस पर शक करने लगती है। वो उसे गन पॉइंट कर लेती है। इस पर डग उसे बताता है वो कोई टेररिस्ट नहीं है, ATF ऑफिसर है, चाहे तो ATF ऑफिस में कॉल करके पूछ सकती है। क्लेयर वहाँ कॉल करती है और डग के बारे में पूछती है और समझ जाती है डग सच बोल रहा है। क्लेयर उसको सॉरी बोलती है और डग एक चीज नोटिस करता है, यहाँ आने से अभी तक उसने कुछ भी नहीं बदला। एक लड़की ने ATF ऑफिस में कॉल करके डग के बारे में पूछा, जो पहले भी हो चुका था। डग को उसके साथ वाले ऑफिसर ने बताया था एक लड़की ATF ऑफिस में कॉल करके उसके बारे में पूछ रही थी। साथ ही डग को क्लेयर के रूम में सारी चीजें वैसी मिलती हैं जैसी उसने पहले देखी होती हैं, जैसे वो बैंडेजेस, वो शर्ट, वो यू कैन सेव हर अल्फाबेट। इस पर डग समझ जाता है वो पहली बार नहीं काफी बार पास्ट टाइमलाइन में आया होगा ब्लास्ट को रोकने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारी चीजें चेंज हो जाती। अब डग डिसाइड करता है वो क्लेयर की जान किसी भी हाल में बचाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीजें बदल जाएंगी और ब्लास्ट अपने आप होने से रुक जाएगा। डग क्लेयर को भी अपने साथ ले जाता है जिससे वो उसकी देखरेख में सेफ रहे। वो प्लान बनाते हैं जब बॉमर बॉम्ब प्लांट करके वहाँ से चला जाएगा तब डग उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ फेरी यानी शिप बस निकलने की तैयारी में होती है और नेवी के सारे लोग उसमें बैठ रहे होते हैं। डग क्लेयर से कहता है वो नेवी ऑफिस में जाकर बॉम्ब के बारे में बता दे, जिससे वो उसे पूछताछ करने के लिए ले जा सकें और सब अलर्ट हो जाएं। तब तक वो बॉम्ब डिफ्यूज कर देगा। क्लेयर उसे किस करके प्लान एग्जीक्यूट करने चली जाती है, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि बॉमर उन दोनों की गाड़ी देख लेता है और फेरी के अंदर चला जाता है। वो क्लेयर को पकड़ लेता है और उस गाड़ी में लॉक कर देता है जिसमें बॉम्ब प्लांट किया गया था। नेक्स्ट सीन में डग वहां आ जाता है और बॉमर और डग के बीच एक बार फिर जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, पर एंड में डग बॉमर को मार देता है। लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर नेवी और सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं, इसलिए डग कार के अंदर चला जाता है और बाहर बहुत सारे ऑफिसर्स डग और क्लेयर को गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। डग देखता है बॉम्ब ब्लास्ट होने में बस कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं और वो कार को ले जाकर नदी में कूदा देता है। फिर वो दोनों कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्लेयर काफी एफर्ट्स करने के बाद कार से बाहर निकलती है और पानी के ऊपर आ जाती है। डग भी बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, पर वो अंदर ही रह जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है जिसमें डग की मौत हो जाती है, पर क्लेयर किसी तरह से बच जाती है और जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे भी डग से प्यार हो गया था। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स क्लेयर को अपनी कस्टडी में ले जाते हैं और वो काफी उदास हो रही होती है। तभी वहाँ ATF के ऑफिसर्स आते हैं और क्लेयर से पूछताछ करने कोई और नहीं बल्कि खुद डग आया होता है। ये देखकर क्लेयर काफी खुश हो जाती है, पर वो करंट टाइमलाइन वाला डग होता है इसलिए क्लेयर को नहीं जानता, पर क्लेयर उसे अच्छे से जानती है। वो पूछताछ करने क्लेयर को अपने साथ ले जाता है और इसी सीन के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।
इस मूवी की एंडिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दो डग होते हैं, एक वो जो मारा गया और फ्यूचर टाइमलाइन से आया था, दूसरा वो डग होता है जो करंट टाइमलाइन वाला है। इस टाइमलाइन में ब्लास्ट होने से बच गया और 543 लोगों की जान भी बच गई, जिस वजह से इस टाइमलाइन वाला डग कभी इन्वेस्टिगेशन करने क्लियर के घर गया ही नहीं और क्लियर भी मरने से बच गई, जिससे सारी चीजें बदल गईं। पर फ्यूचर टाइमलाइन से जो डग पास्ट टाइमलाइन में आया था वो मारा गया। जैसा कि उस FBI एजेंट ने कहा था, पास्ट में जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। पर डग ने यहाँ खुद की जान देकर 543 लोगों की जान बचा ली और अपने मकसद में कामयाब हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।